जय हिंद। कैसे हैं? 16 जनवरी 2026 आज की तारीख है। हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा करंट अफेयर जिसमें हम जीके भी देखते हैं, साथ में हम ये भी बताते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। @रैंकर्स लगा के आप टेलीग्राम पर हमको सर्च करिए, वहाँ पर हम मिल जाएंगे। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसका पूरे हफ्ते का रिवीजन हम संडे को करेंगे, तो वो एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। नमामि गंगा मिशन के तहत हाल ही में उद्घाटन की गई डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नदी जल प्रदूषण की निगरानी, संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिनों को आपातकालीन सहायता, डॉल्फिन देखने के लिए पर्यटकों का परिवहन, नदी से माइक्रोप्लास्टिक के नमूने कलेक्ट करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिनों को आपातकालीन सहायता प्रदान करना। केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 1972 का वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है, उसके तहत गंगा डॉल्फिन को अनुसूची 1 में रखा गया है। नमामि गंगा कार्यक्रम को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था। ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने में। एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर में माइक्रोप्लास्टिक और इकोटॉक्सिकोलॉजी प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं आपसे दे दिया जाए कि एक्वा लाइफ कंजर्वेशन में क्या इकोटॉक्सिकोलॉजी और माइक्रोप्लास्टिक प्रयोगशालाओं की भी बात की जाती है, तो आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही। गंगा के बारे में, गंगा डॉल्फिन के बारे में एक सवाल और पूछा जाता है। गंगा डॉल्फिन को नदी के स्वास्थ्य का एक अच्छा सूचक, एक इंडिकेटर माना जाता है। अगर गंगा डॉल्फिन है, किसी भी जल में डॉल्फिन अगर पाई जा रही है, गंगा में पाई जा रही है, तो यानी जल जो है वो प्रदूषित बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रदूषण में रह नहीं पाती है। उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय अभियान के तहत सरकार द्वारा लखपति दीदियों की संख्या का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये जो लक्ष्य रखा गया है वो 3 करोड़ है। 3 करोड़ महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को, ये SGH है, स्वयं सहायता समूह है, इनको लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यानी कि पहले इनकी आय इतनी नहीं है, लेकिन इनकी आय बढ़ाकर 1 लाख रुपए कम से कम कर दी जाएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे आप समझिए कि भाई पहले तो सारे लोगों को तो शामिल नहीं किया जाएगा, जिनको शामिल किया जाएगा उनका कम होगा, और उनको बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा? 1 लाख रुपए। मतलब ये लक्ष्य रखा गया है, बढ़ा के मतलब ये प्रयास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है। और स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को भारत में नाबार्ड के द्वारा 1992 में लाया गया था। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की अवधारणा कब आई थी, तो ये 1992 में आई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? तो नाबार्ड के द्वारा ये लाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका मॉडल के माध्यम से रोजगार सृजन करना है ना। और रोजगार सृजन होगा तो इससे क्या होगा? गरीबी उन्मूलन होगा। अगर ऐसे रिलेट करके आपसे पूछा जाता है तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। हमारे यहाँ एक दीनदयाल अंत्योदय योजना चल रही है और दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इन दोनों के तहत 50 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देने की भी बात हो रही है। 50 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देने का टारगेट इसमें रखा गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, इसको ऐसे बोलते हैं DAYNRLM, दोनों को संयुक्त रूप से। और इसमें 50 लाख रोजगार देने की, और यानी कि पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा 50 लाख महिलाओं को, और जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो रोजगार प्राप्त कर ले जाएंगी। स्किल डेवलपमेंट की बात इसमें की जा रही है। अगला जो प्रश्न है, दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच को मजबूत करने के लिए किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन लॉन्च की है? यानी कि जो भी रिमोट एरियाज है वहां पर भी बैंकिंग सुविधाएं मिल पाए, और ऐसा करने वाला बैंक है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि इन्होंने सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन शुरू की है, और ये राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि है। ये जो वैन है वो सौर ऊर्जा संचालित है। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, और इस नवाचार के लिए बैंक को स्कोच सिल्वर पुरस्कार भी दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्कोच सिल्वर अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। और इसका उद्घाटन 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक वर्तमान में आप देखेंगे तो लगभग 150 शाखाएं संचालित कर रहा है दुर्गम क्षेत्रों में, क्योंकि त्रिपुरा की आप टोपोग्राफी देखेंगे, वहां की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो दुर्गम क्षेत्रों में यहाँ पर 150 शाखाएं संचालित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इनकी स्थापना नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। अब ये जो स्कोच पुरस्कार इसको दिया गया है, स्कोच सिल्वर अवार्ड, स्कोच सिल्वर अवार्ड शासन, नवाचार और बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। जब कोई बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसके लिए दिया जाता है, एक स्वतंत्र सम्मान है। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि स्कोच सिल्वर पुरस्कार ये शासन, नवाचार और बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह भी सवाल आपसे अलग से बन सकता है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है? क्या किया गया है? अदरक राजधानी घोषित किया गया है, और यह है मिजोरम। ध्यान रखो आप, यह है मिजोरम, भारत की अदरक राजधानी है ना, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। और किसने घोषित किया है? नीति आयोग ने इसको घोषित किया है। वहां के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा, है ना। वहां पे एक सैरांग बागवानी केंद्र है ना, सैरांग बागवानी केंद्र। तो सैरांग बागवानी केंद्र में एक अदरक प्रसंस्करण इकाई का उन्होंने उद्घाटन किया है अभी। मिजोरम कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार 2025 में 3.38 करोड़ किलोग्राम से अधिक अदरक की खरीद की गई, इतने ज्यादा किलोग्राम। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। ये तो सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये फैक्ट अगर आपको याद है तो इसके साथ आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर झूम कल्टीवेशन, झूम कृषि की जाती है ना। कृषि की एक प्रचलित प्रमुख पारंपरिक पद्धति जहां पर स्लैश वर्ण करके कृषि की जाती है, यानी कि जो भी जंगल है उनको जला दिया जाता है, उसकी राख से उपजाऊ जमीन का विकास हो जाता है और उसमें खेती कर ली जाती है। फिर उर्वरता जब खत्म हो जाती है तो हम आगे शिफ्ट होकर फिर दूसरी जगह पे ये काम करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से ये अच्छी नहीं है। तो आप देखिए 20 फरवरी 1987 को ये 23वां राज्य बना। ये फैक्ट तो आपको याद ही रखना है। दूसरी बात है कि ये अदरक राजधानी इसको घोषित किया गया है, नीति आयोग ने घोषित किया है। और तीसरी बात यह है कि यहां पर एक अदरक प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है और उसको वहीं के सीएम ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है और कितने गंतव्य वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2006 से ये पासपोर्ट सूचकांक जारी हो रहा है। ये पासपोर्ट सूचकांक 2006 से जारी हो रहा है। IATA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के आंकड़ों पर यह आधारित होता है और भारत की इस बार की जो रैंक है वो 80वीं है। और 55 ऐसे गंतव्य हैं जिनकी यात्रा बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के भारत के लोग कर सकते हैं, है ना। वीजा ऑन अराइवल के साथ भारत के लोग कर सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा 2026 में जो 80वां स्थान है, तो 2025 में कितना स्थान था? 2025 का जो सूचकांक लास्ट का भी था उसमें 85वां स्थान था और यहां से ये जंप मार के 80वें स्थान पर पहुंचा है। 55 गंतव्यों की यात्रा बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के कर सकते हैं। और यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के विशेष आंकड़ों पर आधारित होता है। इसमें पहले स्थान पर है सिंगापुर और अफगानिस्तान सबसे नीचे बना हुआ है। और सेकंड स्थान भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसमें 2 कंट्री याद रखिएगा, एक जापान है और दूसरा है यहाँ पर साउथ कोरिया। इन दोनों देशों का नाम याद रखिएगा। पहले स्थान पर सिंगापुर है और सेकंड स्थान पर संयुक्त रूप से ये 2 देश हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन मसाला 360 विषय के साथ कहां पर आयोजित होने वाला है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मसाले की बड़ी भूमिका रही है हमारे इतिहास में। हमारे यहाँ पर जब यूरोपियन कंपनियां आई व्यापार करने, तो सबसे पहले उनके आकर्षण का जो केंद्र था वो मसाला ही था, काली मिर्च हमारी। और ये होने जा रहा है फिर केरल में। कहां पर? कोच्चि में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन है और अखिल भारतीय मसाला जो निर्यातक संघ है वो इसका आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? अखिल भारतीय मसाला निर्यातक जो मंच है उसके द्वारा इसका आयोजन हो रहा है, मसाला 360। और मसाला 360 ये विषय इसका रखा गया है। और केरल को ऐतिहासिक रूप से भारत के मसालों के बगीचे, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये मसालों के बगीचे के तौर पर केरल को जाना जाता है। और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय कोच्चि में है और कोच्चि में ही ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन ये आयोजित हो रहा है। और इसका विषय क्या है? मसाला 360। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक दोनों है। हम मतलब खाते भी हैं खूब और निर्यात भी करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य? तो यह है महाराष्ट्र। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, ईपीआई। ईपीआई में ये कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पर बड़े राज्यों में? तो यह है महाराष्ट्र। 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनके आधार पर इसको तैयार किया गया है। नीति एवं शासन, व्यवसायिक पारिस्थितिक तंत्र, निर्यात अवसंरचना यानी कि एक्सपोर्ट के लिए जो अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और निर्यात प्रदर्शन, क्या इनका प्रदर्शन रहता है। इन 4 स्तंभों पर इसको तैयार किया गया है। महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। 2024 का ये सूचकांक 2024 के नाम से इसको जारी किया गया है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड अग्रणी प्रदर्शन करने वाला राज्य है ना। 2020 से ये अगस्त 2020 से ये आ रहा है सूचकांक। 2020 में सबसे पहले इसको जारी किया गया था। और आप जानते हैं भारत का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के माल निर्यात का रखा गया है। तो इस मामले में जब एक्सपोर्ट हम करेंगे तभी तो ऐसे राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे सूचकांक जारी किए जाते हैं कि फला राज्य प्रथम स्थान पर है तो दूसरे राज्यों से क्या होंगे? प्रेरित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो इसलिए ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो छोटे राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ठीक ठाक स्थान पर है। और यहां पर आप देखिए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद के कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र के बाद में यहां पर आपका तमिलनाडु है। आप महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये चौथा स्थान हो जाएगा। तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश, क्योंकि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, तो ये 4th पोजीशन है ना। और ये चौथा संस्करण भी है और यूपी का 4th पोजीशन है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, यूपी का स्थान अगर इसमें पूछ लिया जाएगा तो आप इसको चौथा ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद फिर तमिलनाडु, गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश यहां पर है। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और विशेषज्ञ कार्य समूह की सह अध्यक्षता किन 2 देशों के द्वारा की गई है? तो ये भारत और भारत के साथ मलेशिया। कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में। कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर ये 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई अगर ये पूछा जाएगा तो ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कौन सा घोषणा पत्र था? बैंकॉक घोषणा पत्र। किस घोषणा पत्र के माध्यम से? कौन सा डिक्लेरेशन था? बैंकॉक घोषणा पत्र, उसके माध्यम से। ठीक है, तो आसियान की स्थापना। और इसमें एक चीज और आपसे पूछा जाएगा, आसियान का मुख्यालय यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अभी तिमोर लेस्ते इसका नवीनतम सदस्य है। तिमोर लेस्ते इसका नवीनतम सदस्य है और ये इसकी संख्या क्या है? ये 11वें सदस्य है, 11वां सदस्य है। भारत, अमेरिका, चीन और रूस सहित 8 देश आसियान के संवाद साझेदार है ना। 8 देश ये संवाद साझेदार है और 11 इसमें सदस्य हो जाएंगे। तो 11 + 8 डायलॉग पार्टनर, ये 8 है और 11 जो है इसके सदस्य है, जिसमें सबसे अंतिम सदस्य है तिमोर लेस्ते। अब की बार भारत और मलेशिया इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो आतंकवाद विरोधी, ये यहाँ पर दिल्ली में आयोजन हो रहा है, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर कार्य समूह की एक बैठक जो आयोजित हो रही है उसकी। भारत में एक पेशेवर कोचिंग पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए TOPS फॉर कोचेज पहल का प्रस्ताव देने वाले कार्यबल का नेतृत्व किसने किया? और ये बेसिकली ये जो घटना जुड़ी हुई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पुलेला गोपीचंद का नाम आपने सुना होगा। पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में एक कार्यबल गठित किया गया है और इसने अपनी रिपोर्ट अभी सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में कोचों के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बोर्ड और TOPS फॉर कोचेज सहायता मॉडल अभी ये प्रस्तावित किया गया है। तो बेसिकली ये खेल के लिए है और कोचों की कैसे शिक्षा हो, कैसे उनका प्रमाणन हो, किस तरीके से उनको जांचा परखा जाए, है ना। तो एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की बात इसमें की गई है। क्या किया जाएगा? एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की इसमें बात की गई है और इसमें जमीनी स्तर से लेके टीम स्तर तक, जमीनी स्तर से लेके राष्ट्रीय टीम स्तर तक की बात इसमें की जाएगी। पुलेला गोपीचंद की 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनकी चर्चा इस रूप में आप
सुन सकते हैं, ये दूसरे भारतीय हैं, ठीक है। और इनकी चर्चा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म विभूषण के सम्मान प्राप्तकर्ता के रूप में भी आपको मिल सकती है। पेपर में आप पा सकते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म भूषण, इन तीनों से ये सम्मानित है, ठीक है। यानी कि रूट लेवल पर जाके प्रस्तावित जो मॉडल है, ये जमीनी स्तर से जाके राष्ट्रीय स्तर टीम तक के लिए कैसे स्तरीय कोचिंग प्रदान की जाए, इस पर यह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बैडमिंटन, भारतीय बैडमिंटन से ये रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है वो है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 2025 में प्राकृतिक जनसंख्या गिरावट दर्ज की है? पहली बार ऐसा हुआ है, और एक यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान दिया है इसमें। जापान आप ऐसे हटा दीजिए। खैर जापान में भी गिरावट, कई बार आप सुनते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, लेकिन यहां पर जो बात हम कर रहे हैं वो हम प्राप्त कर रहे हैं फ्रांस की। यहां पर जन्म कम हुए, 6,45,000 लोग पैदा हुए, लेकिन 6,51,000 लोग मर गए। नहीं, डेथ हुई है 6,51,000 की, और जन्म हुआ है, बर्थ हुई है 6,45,000 लोगों की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार फ्रांस के जनांकीय परिदृश्य में ऐसी प्राकृतिक गिरावट देखी गई है। प्राकृतिक गिरावट का मतलब यह है कि मरने वालों की संख्या पैदा होने वाले संख्याओं से ज्यादा होना। फ्रांस की प्रजनन दर गिरकर प्रति महिला 1.56 बच्चे हो गई है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद का सबसे निचला स्तर है। जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर प्रति महिला 2.1 बच्चे ये मापा जाता है, और अभी यहां पर क्या हो गई 1.56। और अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि वहां की जो जनांकीय परिदृश्य की अगर हम बात करें तो वहां पर जनसंख्या धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि रिप्लेसमेंट लेवल जो है ये 2.1, ये आप ध्यान रखिएगा, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, और उससे भी ये कम है। 2023 में बुल्गारिया की जो प्रजनन दर है, बुल्गारिया की जो प्रजनन दर है, ये सबसे ज्यादा आंकी गई थी पूरे ईयू में, यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा ये आंकी गई थी, है ना, और सबसे अधिक ये दर्ज की गई थी। तो आपसे कभी भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर एक है INSEE, इसको INSEE बोलते हैं। ये फ्रांस का राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान है, और यही ये जनसांख्यिकी के आंकड़े जारी करता है। यही जो है जनसांख्यिकी के आंकड़े जारी करता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। इसका आपको PDF अगर लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, और इसका रिवीजन जब हम करेंगे तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर तैयार इस तरीके से हो जाए कि आपको बार बार रिवीजन ना करना पड़े। बार बार रिवीजन करने का मतलब यह है कि एक बार इस समय, एक बार शनिवार तक की जो पढ़ाई हमने की, संडे को उसको आपने देख लिया, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो फिर एक बार आप पढ़ेंगे। नहीं तो कई बार होता है ना कि आप अलग अलग स्रोतों से पढ़ते रहते हैं, और अलग अलग स्रोतों से पढ़ने के कारण फिर तैयार भी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको इसको कंटिन्यू देखना चाहिए। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, और आप लोग पढ़ते रहिए। PDF इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं उसको आप देखें कि आपको याद है उसके आंसर कि नहीं याद है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।